अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस क्या होता है और किन क्या क्या इसकी वजूहत हैं। उसमें हमने एक बहुत अहम वजह जो कि हमारे इस रीजन में बरसगीर में स्पेशली बहुत ज़्यादा है, वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस जो है वो वायरसेस A, B, C, D और E मोस्ट कॉमन है जो कि करते हैं। और भी कुछ वायरसेस हैं, एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस। लेकिन जो कॉमन हमारी सोसाइटी में पाया जाता है और जिसको ट्रीट किया जाता है वो हेपेटाइटिस A, B, C, D और E है। एक्यूट हेपेटाइटिस ऐसा होता है जिसकी अलामत बहुत जल्दी आती हैं और सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, कुछ अरसे में ट्रीट होकर वो ख़त्म भी हो जाता है। बॉडी डिफेंस पे डिपेंड करता है कि कितने अरसे में वो इसको कॉप कर लेते हैं। इसके अलावा फिर आते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक वो होते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा अरसा बॉडी के अंदर रहते हैं और इससे ज़्यादा टाइम मिल के रहते हैं, कुछ तब्दीलियाँ जिगर में करना शुरू कर देते हैं। तो B और C हेपेटाइटिस जो हैं वो इसमें ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस B, उसकी वजूहात और उसके इलाज और उसके जिक्र के ऊपर असरात के बारे में। हेपेटाइटिस B दरअसल ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। ब्लड से इन्फेक्ट हुई हो, उसके एक्सपोजर के साथ हो तो उससे फैल सकता है। जैसे कि सर्जरीज़ में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, किसने अगर सर्जरी करवाई हो उससे हो सकता है। इन्फेक्टेड आलात हों, डेंटल ट्रीटमेंट अगर अच्छे स्टेरिलाइज आलात से ना हुआ हो। इसके अलावा इंजेक्शन जो लोग बार बार लगवाते हैं, तो एक ही इंजेक्शन जैसे कि कोवैक्स बहुत सारी जगहों पे हमारी सोसाइटी में स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में देहातों के लेवल पे या कस्बों में कोवैक्स बैठे होते हैं, लोगों को ईज़िली अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को डॉक्टर माना जाता है, तो वो एक सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत कॉमन रीज़न इसकी ये कि इन्फेक्टेड जो इंजेक्शन है उसका दोबारा यूज़ काज कर सकता है। फिर इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो भी इसकी एक रीज़न है। और इसके बाद एक रीज़न है वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि माँ को अगर हेपेटाइटिस B है तो बच्चे में उसके ट्रांसफ़र होने के 90% चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब कुछ अद्वियात ऐसी आ गई हुई हैं जिससे इसको कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। और हेपेटाइटिस B जो है वो जिगर के अंदर बहुत अरसे तक रहता है। मरीज़ में अलामत इसकी स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं आती और बहुत अरसे तक बल्कि बिल्कुल नहीं आती। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इवन थकन, फटीग ऐसी भी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं होती। और जैसे ही जिगर पे ये असर करना शुरू करता है तो उसकी अलामत भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और इसलिए कहा जाता है कि इसका जितनी जल्दी हो सके इसको ट्रीट कर लिया जाए। इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबे अरसे तक करना पड़ता है। तो इसका डायग्नोसिस जो है, तशख़ीस, उसके लिए मैं सबसे पहले जो है वो बताऊँगा। तशख़ीस उन लोगों में ज़रूरी है जैसे कि अगर मदर में है तो बच्चे में इसका फॉलोअप और इसके टेस्ट वगैरह लाजमी करवाए जाएँ। फैमिली में अगर किसी को हेपेटाइटिस B है तो उसकी सारी फैमिली को भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए हेपेटाइटिस B और C दोनों के लिए। तो डायग्नोसिस के लिए वायरल DNA जो है हेपेटाइटिस B वायरस DNA का PCR टेस्ट होता है, वो किया जाता है। LFT टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड पे जिगर की कंडीशन देखी जाती है, फाइब्रोस्कैन जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह और फाइब्रोस्कैन ये किया जाता है ताकि जिगर में देखा जाए कि किस हद तक असर कर चुका हुआ है। इन चीज़ों को लेकर एक मेयार जो है वो सेट किया गया है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। अमेरिकन है और यूरोपियन गाइडलाइंस बेसिकली हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जो बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ट्रीटमेंट जो है प्लान करती हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है प्लान करती हैं। हर पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाता। ट्रीटमेंट की कुछ इंडिकेशंस हैं। पेशेंट अगर पॉजिटिव है और उसमें ट्रीटमेंट की इंडिकेशन नहीं है तो उसको फॉलोअप का प्लान दिया जाता है। उसको लाजमी फॉलोअप पे रहना चाहिए। 6 महीने में, साल में एक दफ़ा टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। एक तो PCR टेस्ट है, HBV DNA और LFT और अल्ट्रासाउंड, ताकि जिगर की हालत को, जिगर के जो टेस्ट हैं उनको लाजमी देखा जाए साथ साथ कि कब पेशेंट की इंडिकेशन है ट्रीटमेंट की और उसको स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा जब भी फॉलोअप पे पेशेंट आता है उसकी अलामत के बारे में भी पूछा जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। पहले इसकी ट्रीटमेंट जो थी वो इंजेक्शंस थे, बहुत तकलीफ़देह चीज़ें थी और साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा थे। अब इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा चुका है और मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है। सबसे पहले लेमिप्योडीन नाम से एक एंटीवायरल जो है वो आई थी और उसका बड़ा कामयाब इलाज जो है वो किया गया। लेकिन साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल और रिसर्चेस के बाद अब ड्रग और इम्प्रूव हो गई हुई हैं। इसमें एंटाकाविर काबिल ज़िक्र है, टेनोफाविर एलाफेनामाइड है। और इसका ट्रीटमेंट जो है हेपेटाइटिस का ये कम से कम 1 साल तक जो है वो लाजमी चलाया जाता है। उसके साथ टेस्ट जो है ये देखे जाते हैं। अब इसमें एक ये बात है कि जो जितनी लंबा ट्रीटमेंट होता है वायरस उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। जितनी रेजिस्टेंस होगी उतना ही ड्रग का असर कम होता जाएगा
तो ड्रग चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती होती है। अब जो नई ड्रग्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया एटेनोफिर एलेफेनामाइड है, इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये सबसे कामयाब जो ड्रग आजकल साबित हो रही है वो यही है। बाकी मज़ीद इसके ऊपर रिसर्चेज़ हैं और भी रिसर्च प्रोग्राम में ड्रग्स जो है वो पे रिसर्च की जा रही है, तो एक ये चीज़। बाकी इसके अलावा एहतियात, सबसे ज़रूरी एहतियात है कि आप बार बार इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करें। जब भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाएं तो अपनी किट साथ रखें। सर्जरी उस जगह से करवाएं जहाँ पे प्रॉपर स्टरलाइज औजार जो है वो इस्तेमाल हों। और दूसरी चीज़, जब भी मदर को अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और उसकी डिलीवरी के फ़ौरन बाद बच्चे को बी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, और मदर को भी डिलीवरी से बल्कि थोड़ा अर्सा पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि बच्चे में ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हों। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी जो कि सबको करनी चाहिए वो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है। अगर आपका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नेगेटिव है तो आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसकी जो शेड्यूल को फॉलो कीजिए, 3 डोजेज़ इसकी लगती हैं और उनको फॉलो किया जाए ताकि आप में इसके मुंतकिल होने के चांसेस कम हों। स्पेशली अगर आपके अराउंड किसी को हेपेटाइटिस बी है या आपके मदर को हेपेटाइटिस बी था, तो इन चीज़ों को फॉलो करें।